नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जेआरएफ की सीरीज चला रहा था, फिर मैंने आप लोगों को बताया एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसा बनाया जाए, और इसी के क्रम में एक जो है रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए। इसके लिए हमारे बीच में है आलोक कुमार द्विवेदी जी, जो एसआरएफ हैं और ये एमए से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर्वप्रथम चैनल पे आने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद इसी के आपका। साथ साथ हमारे साथ आदित्य जैन सर हैं, ये भी एसआरएफ हैं और सर भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। सर चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, थैंक यू अभिनंदन जी। सर आज हम लोग ये जानेंगे, ये स्ट्रेटेजी जानेंगे कि एक अच्छा रिसर्च पेपर क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लिखा जाए, तो इन सारी चीजों पे हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। इसी के क्रम में सर हमें आप आदित्य सर ये थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि एक रिसर्च पेपर क्या होता है। देखिए, रिसर्च पेपर सोशल साइंस में दो प्रकार के रिसर्च पेपर होते हैं। रिसर्च पेपर इज एक्चुअली अ क्रिएटिव डिसरप्शन इन द फील्ड ऑफ अ थॉट। यानी जो वर्तमान समय में जो सामाजिक विज्ञान है और जो प्रायोगिक विज्ञान है, उसमें कुछ विचार प्रस्तुत हैं जो चल रहे हैं। उसमें जब कोई भी विचारक, लेखक, शोध छात्र जब कोई क्रिएटिव डिसरप्शन करता है तो उसे रिसर्च पेपर बोला जाता है। रिसर्च पेपर का मतलब ये है कि वर्तमान समय में उस पर्टिकुलर विषय से संबंधित जो बातें हैं, जो मान्यताएं हैं, उसका आप अध्ययन करते हो और अध्ययन के बाद कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। तो रिसर्च पेपर में होता क्या है, या तो कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट्स होगा या रिविलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्स होगा। या तो आप तथ्यों का प्रमाणीकरण करोगे कि जो पूर्व में प्रचलित तथ्य हैं वो ठीक थे, या आप किसी नए तथ्य की खोज करोगे, किसी नए संकल्पना की खोज करोगे। तो रिसर्च पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नैरेटिव ओरिएंटेड रिसर्च पेपर और एक होते हैं कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड रिसर्च पेपर। जैसे कोई रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी में खोज करेगा तो किसी नई प्रजाति की खोज कर देगा या किसी नए रासायनिक कंपोजिशन को बता देगा, जिसका फायदा हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मिलेगा। जैसे केवलार की खोज हुई, या हमारा कहें कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसको बनाने में मदद मिल जाएगी। लेकिन जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो पूरी की पूरी जो माइंडसेट होता है शोध छात्र का वो बदला हुआ होता है, क्योंकि इसमें आपको विचार जगत से कुछ निकाल के लाना होता है। तो रिसर्च पेपर क्या होता है? अ क्रिएटिव डिसरप्शन इन द फील्ड ऑफ थॉट और इन द फील्ड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। तो एक इसे इस रूप में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर आलोक जी, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक साधारण रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए। मतलब साधारण शब्दों में इसको बताएं कि एक रिसर्च पेपर अगर हमें लिखना है, एक इनिशियल स्टेज में कोई बच्चा है या छात्र या छात्रा है, तो वो कैसे इसको लिखे। देखिए, जैसे सर ने अभी बताया ना कि जो रिसर्च पेपर होता है वह जो शोधकर्ता है जी जो रिसर्च पेपर होता है, तो जो शोधकर्ता होता है वह किसी विशेष विषय को उठाता है और उस पर थोड़ा सा शोध करता है और कुछ निकालने का प्रयास करता है, कुछ न्यू देने का प्रयास करता है। वही बेसिकली रिसर्च पेपर होता है। जब आप रिसर्च के फील्ड में आते हैं या कोई भी नया नया रिसर्च के फील्ड में आता है, तो सबसे पहले 4-5 चीजें हैं रिसर्च पेपर के लिए। दो मोटी मोटा होता है कि आपको उस विषय का या जिस पे आप रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं उसका आपको समुचित ज्ञान होना चाहिए कि उसकी थीम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रायोगिकता क्या है, इन फ्यूचर वो कैसे सोसाइटी में, जैसे सर ने अभी पेपर लिखना, उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो साइंस से थोड़ी सी अलग होती है। क्योंकि सोशल साइंस में या मानविकी में जब हम रिसर्च लिखते हैं तो जैसे साइंस में कोई एक रिसर्च पेपर आप लिखते हैं तो उसमें डायरेक्ट रिजल्ट आप देने लगते हैं, कंक्लूजन्स आने लगते हैं और वो कंक्लूजन उनको आप टेस्ट कर सकते हैं इस किसी प्रयोगशाला में। सोशल साइंस में या मानविकी में, ह्यूमैनिटीज में आप किसी प्रयोगशाला में या किसी लैबोरेटरी में आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। ये हम लोगों का थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज होता है और आने वाले समय में उसका कुछ रिजल्ट सोसाइटी में नए प्रकार से दिखेगा। जी जिस तरह साइंस में H2 और O2 को मिला के जल बना लिया, समुचित ज्ञान। जिस तरह साइंस में H2 और O2 को मिला के ऐसा जल बना होता लिया, नहीं, ऐसा ऐसा इसमें ह्यूमैनिटी में होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसा ऐसा होता नहीं है। थोड़ा जी। सा इसमें लॉन्ग टर्म देख के फिर सोसाइटी में चेंज होते हैं, वैल्यूज बदलते हैं, समय देश काल परिप्रेक्ष्य में चीजें बदलती हैं, तो जी। उसमें आपका रिसर्च पेपर या आपकी कही गई बात कितनी प्रासंगिक है, एक जी। हमें इस पे ध्यान देना है, या हमारा जो टॉपिक है वो कितना प्रासंगिक है। जी। तो हमें टॉपिक का समुचित ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बात जो होगा कि इससे संबंधित जितनी चीजें हो चुकी हैं, जितने लोगों ने जो भी विचार दिए हैं अभी तक, विचार की जो प्रक्रिया रही है, उसका भी हमें गहन अध्ययन होना चाहिए। दो मोटी चीजें हैं। जब आप शुरू करते हैं कोई टॉपिक तो दो चीजें होनी चाहिए, एक समुचित ज्ञान हो टॉपिक का, और दूसरा किसने क्या कहा है उसके विषय में, तो वो हमको पता होनी चाहिए। ये दो चीजें जब हो जाती हैं तो एक हम मॉड्यूल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं अच्छे रिसर्च पेपर का। तो उसके 4-5 क्रम होंगे। जैसे पहला क्या होगा, इंट्रोडक्शन। आप बिल्कुल। इंट्रोडक्शन को सहज भाव से एक एक बड़े व्यवहारिक भाव से शुरू करिए। इंट्रोडक्शन क्या होगा, जो आपने टॉपिक लिया है उसको क्यों लिया है, आने वाले समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्यों आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्यों आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं, अभी तक लोगों ने कुछ कहा है तो उसमें कुछ नयापन दिखेगा क्या आपकी बातों से, या ये समाज के लिए या ये व्यवस्था के लिए किस प्रकार प्रासंगिक है। मोटी मोटा एक कहानी रूप में आप शुरू करेंगे। जी। फिर मटेरियल्स की बहुत महत्वपूर्ण है। मेथड्स आपके क्लियर होने चाहिए कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं। आपको एक चीज बहुत ध्यान देना है कि देखिए, आप एक रिसर्च पेपर को बहुत अच्छा बनाने के लिए है क्या, जब आप चीजों को इलेबोरेट करें तो कहीं आप डाटा फिक्स करेंगे कि चीजें किस प्रकार बदली। हमने कोई एक व्यवस्था दिया कि जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, तो उसने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया कि जो जनसंख्या होती है और जो संसाधन होते हैं, उन दोनों के बढ़ने का क्रम जो होता है, अनुपात जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, वो भिन्न होती है। जी। ठीक है, एक गुणात्मक रूप से बढ़ता है और एक अर्थमेटिक रूप से बढ़ता है। तो उसको बढ़ता कैसे है, उसने एक डाटा छोटा सा प्रस्तुत किया। तो जब हम कोई बात अपनी कहते हैं और थोड़ा सा डाटा दे देते हैं कि मान लीजिए एथिक्स की बात हम करते हैं और कहते हैं नहीं, सत्य बोलना आवश्यक है, एक बहुत अच्छा रिसर्च बताने के लिए आप ये एक उदाहरण दे दीजिए या ये बता दीजिए कि सत्य बोलने से चीजें इस प्रकार से बदलती हैं, होती क्योंकि है। जो नई व्यवस्था है वो हर चीज को मैथमेटिकल रूप में देख रही है, और मैथमेटिकल डाटा के रूप में थोड़ा सा आप प्रस्तुत कर देते हैं तो चीजें ज्यादा एथेंटिक प्रतीत होती हैं, समझ में आती है। जी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि डाटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, डाटा एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि अभी तक लोगों ने क्या कहा है और आप फर्दर उसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, इंक्लूड करने जा रहे हैं। डिस्कशन, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए रिसर्च का। जब आप डिस्कशन और एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट मोटी मोटा एक सार होगा पूरे रिसर्च पेपर का कि जी। आप कहना क्या चाहते हैं। फिर थोड़ा सा कंक्लूजन का भाग होता है, एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा सा भाग होता है। एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन थोड़ा सा अलग हो जाता है इस रूप में कि आप उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाद में कंक्लूजन में चीजों को लंबे प्रक्रिया में या लंबे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। रेफरेंसेस बड़े महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने कहा कि उस पर जितने लोगों ने काम किया है और जी। जहां से आप चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी एथेंटिसिटी के लिए रेफरेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो बड़े सौम्य भाव से हमें सबसे महत्वपूर्ण पहला ध्यान देना इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और जितने सहज तरीके से रिसर्च पेपर को आगे बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे, और दो चीजें अगर हमारे पास हैं कि टॉपिक का ज्ञान है और उससे संबंधित जितने लोगों ने काम किया है उसका हमारे पास डाटा है, उसका कलेक्शन है, उसका हमने अध्ययन किया है, तो सहज रूप से कंक्लूजन तक हम बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। दीज ऑल आर द सेगमेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर। तो जी। सेगमेंट में जब हम बांट देते हैं रिसर्च पेपर को, जैसे घर को अलग अलग सेगमेंट में जब बांटते हैं कि वॉशरूम है, ड्राइंग किचन है। रूम है, बिल्कुल। डाइनिंग रूम है, पूजा घर है, तो अलग अलग सेगमेंट में बट जाता है ना, तो एक अच्छा लगता है, अच्छे जी। डिजाइन में आता है, लोगों को समझ में आता है। तो रिसर्च जी। पेपर का भी ये फॉर्म होता है कि हम कितने सेगमेंट्स में अच्छे तरीके से उसको डिवाइड करें। जी। अच्छा आदित्य सर, ये बताएंगे कि सर इसको एक प्रतिष्ठित जर्नल में कैसे पब्लिश किया जाए? जैसे बहुत सारी क्वेरी होती है कि बहुत सारे जर्नल उसको पब्लिश करते हैं आपके पेपर को, एक अच्छे जर्नल में कैसे पब्लिश किया जाए, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसके कुछ मानक होते हैं। जैसे यूजीसी ने भी अपनी केयर लिस्ट निकाली है, आपका किस विषय से संबंधित है। जैसे आपका इतिहास है, आपका भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, तो इस विषय से संबंधित यूजीसी की एक केयर लिस्ट निकलती है और उस लिस्ट के अपने कुछ मानक होते हैं। उन मानकों पर यदि आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वो पब्लिश हो जाता है। जी। देखिए, इसमें मैं आलोक जी की बात में ही बात जोड़ना चाहूंगा कि इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात होती है विषय का चयन।
तो विषय का चयन कैसे किया जाए? यदि हम दर्शन शास्त्र विषय ही लें, तो जो आपका रिसर्च पेपर होगा वो पर्टिकुलर होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप विषय का चुनाव कैसे करें। जैसे अपने दर्शन शास्त्र विषय को लें, तो क्या आप सिद्धांत आधारित रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या विचारक आधारित रिसर्च पेपर लिख रहे हैं? जी। या आपने डिसाइड कर लिया कि आप सिद्धांत आधारित रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, मतलब आप मार्क्सवाद की चर्चा करेंगे, समाजवाद की चर्चा करेंगे, या तत्व मीमांसा की चर्चा करेंगे, ज्ञान मीमांसा की चर्चा करेंगे, तो उसे उसका लेखन अलग प्रकार से होगा। और जी। यदि आपने यह निर्णय किया है कि आप विचारक आधारित रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसका लेखन अलग प्रकार से होगा। कि आप स्वामी विवेकानंद जी का कोई विचार ले रहे हैं, आप प्लेटो का कोई विचार ले रहे हैं, आप हीगल का कोई विचार ले रहे हैं। तो ये सिद्धांत आधारित रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, विचारक आधारित रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाए, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और फिर जब हम इन मानकों का उपयोग करेंगे तो फिर प्रतिष्ठित जर्नल में छपता है। जैसे रिफरेंसेस है, तो रिफरेंसेस कैसे लिखा जाए, उसका एक तरीका होता है कि रेफरेंस क्यों लगाया जाता है। रेफरेंस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपने लिटरेचर रिव्यू जो है वो अच्छे से किया है। मान लीजिए मार्क्सवाद की एक संकल्पना है, तो मार्क्सवाद से सभी परिचित हैं, लेकिन अब मार्क्सवाद से संबंधित आपको नया रिसर्च पेपर लिखना है, तो आप क्या करोगे? तो हमारे गुरुदेव हैं प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर, उनसे मैंने इस बारे में प्रश्न किया कि भाई शोध पत्र कैसे लिखा जाए। तो उन्होंने बताया कि इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो बात होती है इनकंसिस्टेंसी ऑफ थॉट। यानी आप लिटरेचर रिव्यू करा, जैसा आलोक जी ने बताया कि आपको उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। आपने मार्क्सवाद की संकल्पना ली, 5, 6, 7, 8, 10 पुस्तकों को पढ़ा। अब उस पुस्तक पढ़ने के बाद आप देखें कि क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और यदि मुझे समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसमें कहीं इनकंसिस्टेंसी है। तो रिसर्च पेपर लिखने का पहला जो सिद्धांत होता है वो होता है सर्च ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ थॉट। तो जब आप वो खोजते हो तो आपको कुछ नया मिलता है। जैसे वर्तमान समय में मार्क्सवाद में क्या लिखा जा सकता है, जैसे मार्क्सवाद की नई प्रवृत्तियां, जैसे मार्क्स ने कहा कि क्रांति होगी, सशस्त्र जी। क्रांति होगी, तो क्यों नहीं हुई, है ना? क्यों नहीं हुई, इस पे कई सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा एक नई प्रवृत्ति जन्म ले रही है, वो नियो मार्क्सिज्म की है। नियो मार्क्सिज्म क्या कह रहा है कि जो मल्टीमीडिया है, जो हमारा टीवी है, जो हमारा इंटरनेट है, ये टूल बन गया है। टूल किस लिए बन गया? सेफ्टी वॉल्व बन गया है कि क्रांति ना हो सके, क्योंकि आपके ध्यान को वो एक दूसरी तरफ आकृष्ट कर रहा है। तो आपको एक टॉपिक मिल गया, तो आप टॉपिक क्या मिला कि नव मार्क्सवाद की प्रवृत्तियां वर्तमान संदर्भ में। तो आपने एक रिसर्च, आपने जब पढ़ा तो आपको एक इनकंसिस्टेंसी मिली, उस इनकंसिस्टेंसी को आपने एक अपना रिसर्च पेपर बना लिया। फिर रिसर्च पेपर के जो क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे देखिए इसमें कैसे लिखा जाता है, आपको पहले एक हाइपोथेसिस बनानी होती है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो होता है आपके थीसिस का क्वेश्चन, यानी किस समस्या को लेकर आप आगे बढ़ बढ़ रहे हैं। रहे हैं। तो वो प्रश्न होना चाहिए, वो प्रश्न एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपके रिसर्च पेपर में समस्या क्या है, आप किस बात को सुलझाना चाहते हो, किस बात को स्पष्ट करना चाहते हो। और ये बात इंट्रोडक्शन में आ जानी चाहिए। जी। इंट्रोडक्शन के बाद इसका बॉडी पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन होता है। अब बॉडी पार्ट कैसे लिखा जाए, तो बॉडी पार्ट में भी इसके कई प्रकार के आप विभाग कर सकते हो। जैसे पहला विभाग आप इसकी पृष्ठभूमि का कर सकते हो, बैकग्राउंड का कर सकते हो, कि भाई जो टॉपिक मैं ले रहा हूं उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर आप अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आ जाओ कि हमारी प्रॉब्लम ये है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, ये समस्या को आप स्पष्ट करें। फिर बीच बीच में आपको रेफरेंसेस लगाने होते हैं। रेफरेंसेस लगाने का मतलब ये है कि जो प्रतिपाद्य विषय, जो प्रपोज्ड सब्जेक्ट आपने लिया है, उस पर आपका गहन अध्ययन है। और फिर देखिए ये जो रिसर्च पेपर होते हैं वो कभी पहली बार में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए आप जाएंगे देखेंगे तो इसमें 3-4 ड्राफ्ट बनाने की संकल्पना आती है। पहले आप फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर अपने गाइड के पास जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि मैंने ये चीजें लिखी हैं। तो फिर वो कुछ करेक्शन करेंगे, और जो करेक्शन करेंगे उसे आप अपने सेकंड ड्राफ्ट में शामिल करेंगे। इसीलिए रिसर्च पेपर के लिए कहा जाता है कि कम से कम 2 या 3 ड्राफ्ट आप अपने जो विचार है उसको प्रस्तुत करने में लगाएं। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें 3-4 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी, यानी आप अपने रिसर्च पेपर में जो कुछ भी कह रहे हो उसमें एक तार्किक अनुक्रम होना चाहिए, सही है। पहला लॉजिकल कंसिस्टेंसी। दूसरा आप ये देखिए कि आप अपना रिसर्च पेपर एनालिसिस में लिख रहे हैं कि सिंथेसिस में लिख रहे हैं, या दोनों में लिख रहे हैं। यानी आपका रिसर्च पेपर एनालिटिकल है या सिंथेटिक है या दोनों है, या कंपैरिजन मोड में लिख रहे हैं। तो ये जो लिखने का तरीका होता है दोनों का अलग होता है। एनालिसिस में आप क्या करते हो कि एक विषय लेते हो और उस विषय के विभिन्न पहलू पर ही विश्लेषण करते हो, आप उसकी तुलना नहीं कराएंगे अलग से। हमने मार्क्सवाद लिख रहे हैं तो उसकी समाजवाद से तुलना कराने की आवश्यकता नहीं है, या उसकी जो अन्य
हमारे सिद्धांत उनसे तुलना कराने की आवश्यकता नहीं। हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पकड़ लिया, या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पकड़ लिया, या न्यू मार्क्सिज्म पकड़ लिया, कोई भी जी एक विषय लिया, उसकी गहराई में जा रहे हैं। जैसे आपने विचार का एक गहरा गड्ढा खोद दिया, तो ये होगा आपका विश्लेषण। लेकिन संश्लेषण में बात ऐसे नहीं बनेगी। संश्लेषण में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, जैसा आलोक जी ने बताया ना, डिस्कशन होगा, विचार विमर्श होगा, उसमें आप रेफरेंसेस, उस संदर्भ में दार्शनिकों ने, विचारकों ने क्या क्या कहा है, इसकी मात्रा ज्यादा रखी जाएगी। और जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन की अपनी एक नई मेथड, एक नई विधा चली जाती है। इसके अलावा हमको एक बात जो ध्यान देने की आवश्यकता है, वो होती है ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो पत्रिकाएं हैं, प्रतिष्ठित पत्रिका, वो आपका रिसर्च पेपर कब छापेंगी? जब आपने कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूट किया होगा, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होगा। जी जी तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इज अ वेरी मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस, जो हमारी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं होती हैं, तो जी उस पर भी हमें ध्यान देना देना। होगा। देखिए, लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, मैं बताना चाहूंगा, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। आपके अंदर पढ़ने की रुचि होनी चाहिए, उससे संदर्भित कई सारी चीजों का। जी तो आपके अंदर वो फिर रुचि आनी चाहिए, और फिर उसके तरीके होते हैं, उसे आप उस तरह कर से लिख सकते हैं। सकते हैं। तो यानी सिंथेसिस हो गया, एनालिसिस हो गया, कंपैरिजन हो गया, और फिर लॉजिकल कंसिस्टेंसी हो गई। इन चीजों को तो इन आपको ध्यान चीजों को देना आपको पड़ेगा। ध्यान में रखना होता है। जी। अच्छा आलोक सर, हमको ये बताने की बताएंगे कि वर्ड लिमिट कितना मैटर करता है आलोक सर? जैसे क्या है, वर्ड लिमिट या बहुत ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक होता है कि इतना ही वर्ड लिमिट होना चाहिए। 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज। हाँ कंटेंट हाँ कितना महत्वपूर्ण है, जी जी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिसर्च पेपर में आपका कंटेंट, कि आप चीजों को कितना न्यूनेस ला रहे हैं, आपके विचार कितने ओरिजिनल हैं। कभी कभी रिसर्च, आजकल बहुत सारे रिसर्च पेपर तो ऐसे लिखे जाते हैं कि इनके विचार उसी को आप आगे बढ़ा देते हैं, कॉपी जी पेस्ट वाले हाँ कार्यक्रम हाँ ज्यादा है। एक और विधा है रिसर्च पेपर की, जो कुछ प्रतिष्ठित जर्नल हैं जी एक नई विधा पे आजकल काम कर रहे हैं। वो ये विधा है कि आप एकदम से नई चीज कैसे दे पा रहे हैं, कि आप एक विचार, एक टॉपिक है, कोई एक संदर्भ है, कोई भी एक टॉपिक है, उस पर एकदम नई चीज कैसे दे पा रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स जो हैं उस पर बड़े अट्रैक्टिव हैं आजकल। जी आपकी एक विधा पता होनी चाहिए और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आप उनको समझा पाएं कि इसको इस रूप में बताया जा सकता है, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि ये लीड करेगा किसी एक नए विचार को जन्म देने में। जी तो रिसर्च पेपर को बहुत यूनिक आप बनाना चाहते हैं। कुछ लोग जो रिसर्च में नए नहीं आते हैं, कुछ पुराने हो जाते हैं, तो उनके लिए एक नया मैं स्पेस देखता हूं कि कुछ ऐसे प्रतिष्ठित जर्नल्स हैं, बाहर की हैं, भारत में तो ऐसे बहुत कम हैं, लेकिन बाहर के कुछ जर्नल हैं, वो आपके किसी एक विचार को मानते हैं कि नई संकल्पना वहां से शुरू हो रही। जी तो ये एक यूनिकनेस है जो वर्तमान में रिसर्च पेपर में देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने थोड़ा सा काम किया था, मैं व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया कि मैंने जी फिलॉसफी को इकोनॉमिक्स से जोड़ने का प्रयास किया और पूरी सोसाइटी को ये बताने का प्रयास किया कि जो इकोनॉमिकल सोसाइटी है वो फिलोसफिकल रूप में किस प्रकार से उसके सिद्धांत को जोड़ा जाए। तो इकोनॉमी और फिलॉसफी को जोड़ के जो पूरा सिस्टम है उसको फिलॉसफी के आधार पे इकोनॉमी को कैसे छोड़। व्याख्यायित किया जाए, जी जी डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड सोसाइटी एंड सो फोर्थ, ऐसा कुछ करके मैंने कुछ कोशिश की लिखने की। आप मानिए कि मैंने जब इसको लिखा, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास अप्रोचेस आ चुके हैं दैट प्लीज सेंड इट, दैट वी कुड स्टार्ट ए न्यू आइडिया ऑफ सच ए थिंग्स। जी ऐसा कुछ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली अगर आप में ऐसा है कि आप कुछ एकदम प्रॉपर नया कुछ आइडिया देना चाहते हैं और ऑथेंटिक लग रहा है, उसका आप डाटा दे पा रहे हैं, उससे संबंधित अन्य चीजें बता पा रहे हैं, उसको सरल रूप में बता पा रहे हैं, तो इस पे भी आप नया रिसर्च पेपर इस रूप में भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा कठिन, नए नए लोग जो हैं उस पे, जैसे सर ने बताया कि जितनी चीजों का ध्यान देना है वो नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पुराने लोगों के लिए भी सब जरूरी है। लेकिन मैं थोड़ा सा बात कर रहा था ना एक यूनिकनेस की, कि रिसर्च पेपर में थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा यूनिकनेस भी है इस रूप में कि क्या एक नया मॉड्यूल आप शुरू करने जा रहे हैं, क्या एक नई विचार परंपरा आप शुरू करने जा रहे हैं, ये सारे आलोक जी, आपके चीजें हैं। बात से मुझे एक बात याद आई। जैसे आपने न्यूनेस की बात करी, तो हमारे IIM बैंगलोर के प्रोफेसर वैद्यनाथन, उन्होंने इस जी संदर्भ में बड़ा काम किया।
जो कास्ट की संकल्पना, जाति की संकल्पना हमारे समाज में चल रही है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कास्ट एज अ सोशल कैपिटल। कास्ट एज अ सोशल कैपिटल। और ये सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक नया मानक स्थापित हुआ, यानी आप जाति को एक सामाजिक पूंजी के रूप में देख रहे हैं। तो ये मैंने पढ़ी थी, और एक बार राजीव सर के साथ, राजीव मल्होत्रा सर के साथ एक बार डिस्कशन का मौका हम लोगों को मिला था, तो एक बार बातचीत हो पाई है। तो उन्होंने उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया था, और बहुत सारी चीजें, अब देखिए उन्होंने, आप कभी लोगों को देखना चाहिए जो नए विचारों पर काम करना चाहते हैं, उनकी बातों को सुनिए। तो उन्होंने ये बताया था कि यूरोप की स्थिति क्या है, बहुत सारी चीजें, चाइना की स्थिति क्या है, वहां की परमानेंट स्थिति क्या है, फिर चीजें कैसे बदल रही हैं। भारत, जैसे सर ने बताया ना, सोशल कैपिटल, कास्ट इज अ सोशल कैपिटल, ये ऐसा नहीं है कि एक बड़ा न्यूनेस है, इसकी बातें बहुत सारी की जा चुकी हैं, लेकिन है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ सीधे सीधे माना जाता है, हम दोनों लोग, तीनों लोग, सब लोग दर्शन के, तो हमारे यहाँ माना जाता है, देखिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो लिखा पढ़ा नहीं गया है, सोचा नहीं गया है। बिल्कुल ठीक है, हम जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, कहीं न कहीं वो सूक्ष्म रूप में, सटल फॉर्म में है, उसको निकाल के किस प्रकार हम ला रहे हैं और चीजों को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, एक अल्टीमेट रूप में हमें ये सोचना पड़ेगा, नहीं हम ये कभी बोला गया। हाँ, हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम एकदम नई चीज ऐसी बताएंगे जो कहीं नहीं गई है। बिल्कुल, सारी चीजें हैं, हम उसको नए रूप में प्रदर्शित करेंगे, थोड़ा ग्रॉस लेवल पे लाएंगे, उसको क्या है ना, उसको प्रकाशित करना, अपना काम उतना है, प्रकाशित करना। हमें दंभ नहीं होना चाहिए कि हम एक बहुत नई चीज दे रहे हैं, या ऐसी व्यवस्था कभी रही नहीं है, कुछ नहीं है, तो नए रूप में प्रकाशित करना हमारा स्थान, या हमारी सीमा उतनी ही जी। और एक और बात मैं जोड़ दूं, जैसे आपने कहा जनरल्स के लिए, तो नए जो बच्चे हों जो रिसर्च के लिए लिखें, तो उनको थोड़ा सा इंटरनेट पे वो काम भी करें, जैसे वेबसाइट पे देखें कि वेब ऑफ साइंस है, फिर स्कॉपस है, SJR है, ये सारी चीजें हैं, इस पर देखें, और एथेंटिक जर्नल्स, उनके रिव्यूज देखें, फिर और एथेंटिक साइट से देखें। वहां पे जब आप भेजेंगे, अपने रिसर्च पेपर को भेजेंगे, तो एक आध दो बार, सर ने कहा ना कि बहुत सारा काम आप करते हैं फिर भी वापस आता है, बिल्कुल, तो ये 1-2 बार 3 बार आएगा, और सारी गलतियां हमें जब समझ में आ जाएंगी, तो अगली बार हमको आसानी होगी दूसरे पेपर के लिए। आदित्य सर, अच्छा ये बताइए, जैसे कॉपी पेस्ट एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारे ऐप भी लॉन्च किए जा चुके हैं कि कॉपी पेस्ट को मतलब पकड़ा जा सके, लेकिन फिर भी अभी भी लोग कुछ चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं, और उन चीजों से सर कैसे बचा जाए? देखिए, कॉपी पेस्ट करने का मूल कारण है कि जो विद्यार्थी है, जो शोध छात्र है, उसकी पढ़ाई में कमी है, यानी वो पढ़ता नहीं है। देखिए, जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, जब आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 5-6 पुस्तकें पढ़ ली 1 महीने के दौरान और आपके अंदर कोई विचार ना आए। तो अक्सर देखिए, कॉपी पेस्ट कौन करता है? जिसको तुरंत रहता है कि मुझे 15-20 दिन में अपना रिसर्च पेपर छपवाना है, कहीं से मेरे विषय से संबंधित कुछ बात मिल जाए, उसको मैं कॉपी कर लूं, पेस्ट कर लूं और उसे बना के रिसर्च पेपर बना दूं। इसका रीजन क्या होता है कि उसके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं है। देखिए, रिसर्च पेपर के लिए एक बहुत आवश्यक चीज है एस्थेटिक सेंस का होना। एस्थेटिक सेंस का मतलब क्या होता है? सौंदर्य बोध का होना। जब तक सोशल साइंस का रिसर्च पेपर लिखने वाला शोध छात्र सौंदर्य बोध से नहीं भरा होगा, तब तक वो कट पेस्ट करता रहेगा। सौंदर्य बोध किस चीज का? आप ताजमहल देखने गए, आप लाल किला देखने गए, आप म्यूजियम गए, वहां पे आपको भौतिक वस्तु देख के सुंदरता नजर आई, लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर के लिए आप बहुत आवश्यक है कि उसको थॉट में भी एस्थेटिक्स नजर आए, सौंदर्य नजर आए। और ये कैसे आएगा? जब आप अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ेंगे। जब आज के बारे में आलोक जी ने बताया, तो मैंने कम से कम इसमें 5 आवर लगाए कि रिसर्च मैं कैसे अपने लेक्चर को तैयार करूं, क्योंकि देखिए, आपके अंदर एक रुचि का भाव भी होना चाहिए कि किन किन पहलुओं पर, किन किन क्षेत्र में हमें काम करना है। तो देखिए, कट पेस्ट से बचने का तरीका मैं बताता हूं कि आप रीडिंग करिए। यदि आप रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो आप अपने विषय से संबंधित मत पढ़िए, आप अन्य विषय से भी पढ़िए, और फिर रोज लेखन कार्य करिए। इसलिए शोध छात्र के लिए आवश्यक है कि वो प्रतिदिन कम से कम 3 पेज डायरी लेखन करे, और वो स्वतंत्र रूप से हो। मतलब आपके जो विचार आ रहे हैं उसे आप लिखें, तो अपने विचारों का एक स्वच्छंद विचरण कराए। हाँ, ये जूम बंद होने वाला है क्या?
ऐसा कुछ। हाँ अच्छा सर, ठीक है। 40 देखिए मिनट हो दूसरा गए एक क्या बात अभी? जो मैं कहना ये है चाहूंगा, 10 मिनट। हाँ सर, हाँ सर एक कहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि रिसर्च हाँ पेपर लिखते वक्त जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए शोध छात्रों को, वो ये है कि आप उपमा जो होता है, जो उदाहरण होता है, उसका प्रयोग करने से हमारे शोध छात्रों को रोका जाता है या बचते हैं, पता ही नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हमारा दर्शन शास्त्र हो, चाहे अन्य विधा हो सोशल साइंस की, उसमें उपमा का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। जैसे हम सभी लोग दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, तो दर्शन शास्त्र में देखिए हीगल स्पिनोजा की आलोचना कर रहा है, जी। और उसकी आलोचना कैसे कर रहा है, उसमें गुफा ले आया है, शेर ले आया। उसने कहा कि स्पिनोजा ने जो ईश्वर की संकल्पना दी वो गुफा के समान है, और उसमें जाते हुए जो जानवर है उनके पदचिन्ह, जानवर पैरों के के पद निशान चिन्ह दिखाई दे दिखते रहे हैं, आते हैं। हुए नहीं जी दिखाई जी, दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। दार्शनिक है प्लेटो, जिसके बारे में कहा गया है कि जो संपूर्ण यूरोपीय दर्शन है, इयन व्हाइटहेड ने कहा कि वो उसके दर्शन पर पाद टिप्पणी है, फुटनोट है। जब प्लेटो अपना दर्शन कहता है तो उसमें कम से कम 12-13 उपमा देता है। जैसा पहला उपमा एक गुफा का उदाहरण का होता है, हम्म। जिसमें वो अपने प्रत्ययवाद को सिद्धांत है। फिर काले घोड़े और सफेद घोड़े की उपमा देता है, फिर रेखा की उपमा देता है। इसी तरह मेरा शोध छात्रों से कहना है कि आप भी नई उपमाओं की खोज कर सकते हैं। हमारे उपनिषद पूरी उपमा से भरे हुए हैं। तो बिल्कुल। उन उपमाओं के सहारे, उन उदाहरणों के माध्यम से आप अपने रिसर्च पेपर को कैसे स्पष्ट करें। जी तो जब उपमा और नए उदाहरण खोजने की प्रवृत्ति आएगी ना, तो कट पेस्ट की प्रवृत्ति भी हटेगी। जी। क्योंकि जब व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं भी कुछ नया सोच सकता हूँ, नया कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो जब अपने गाइड के पास जाएगा, उसे प्रशंसा मिलेगी, तो फिर ये जो कट पेस्ट वाली प्रवृत्ति है छूटेगी। तो अपने अंदर आत्मविश्वास का आना बहुत आवश्यक है, और जी उस आत्मविश्वास को लाने के लिए आपको किताबों का अध्ययन करना करना। पड़ेगा। एक रिसर्च स्कॉलर के लिए बहुत आवश्यक है कि वो प्रति हफ्ते कम से कम एक पुस्तक पढ़े जी या जी। कुछ चैप्टर्स पढ़े, तब आलोक इस सर, प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। सर लगता है एक्चुअली जूम ऐप में 40 मिनट लगता है, लिमिट होती है। हाँ सर 2 मिनट में हाँ हाँ, वो सर तो आलोक सर आप ये बताइए कि इसको कैसे पेड और अनपेड ये दो तरह के होते हैं पेपर्स, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है और क्या फायदे नुकसान है सर, थोड़ा इसको शॉर्टली वे में थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, जो पेड रिसर्च पेपर्स आजकल जो पेड हो जाता है, 1500 रुपए भेज दीजिए, 1000 भेज दीजिए, 2000 भेज दीजिए, उसको छाप देना है, ये एक व्यापार है। ये बिजनेस। रिसर्च के क्षेत्र में मुझे जी कहने में कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आज सर। के डेट में एक व्यापार है। लेकिन जो पीयर रिव्यूज की पत्रिकाएं हैं, इसीलिए मैंने कहा ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। जो बड़ी पत्रिकाएं होंगी, जहां आपके मौलिक चिंतन रहेंगे, सर ने जैसे बताया ना कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट से जितना बचेंगे, और आपका जो मौलिक चिंतन ज्यादा रहेगा, चीजों को अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, क्रमवार लिखेंगे, तो अच्छी पत्रिकाओं में जब आप भेजते हैं, वो थोड़ा सा पीयर रिव्यू के लिए भेजती हैं, अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर रहेगा, तो वहां पैसा नहीं लगना है, वहां पे पैसा नहीं लगता है। लेकिन आजकल एक व्यापार हो गया है कि आप कुछ भी लिख के भेज दीजिए, आपको यूजीसी लिस्टेड जनरल में छपी हुई चीजें बैक डेट में भी मिल जा रही हैं। जी ठीक है, लेकिन ये हमारे रिसर्च के कार्य के लिए सही नहीं है, ये हमारे उस विषय की समझ के लिए सही नहीं है, कई किसी अन्य कारणों के लिए सही हो सकती है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर आप शोध के प्रति गंभीर हैं और शोध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कुछ इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं उस टॉपिक पर, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। सही वही है जो सर ने बताया कि आपको बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा यू हैव टू रेड पढ़ना पड़ा। मैक्सिमम बुक्स, बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, कुछ एनालिटिकल मेथड्स, सिंथेटिकल मेथड, बहुत सारे मेथड्स देखने पड़ेंगे, कुछ नया जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो इनकंसिस्टेंसी नजर नहीं आएगी, और जहां इनकंसिस्टेंसी नजर आई वहीं पे संभावना बढ़ती है। तो पढ़िए, मैं बिल्कुल सबको कहता हूं कि पढ़िए, और पढ़ते ही वो मिलेगा, इनकंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि व्यक्ति लिखा हुआ है और देश काल समाज अपनी मनोभाव से कभी लिखा होगा, उसमें इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, विकास रुक जाएगा। तो बिल्कुल। विकास होगा, और विकास अभी होना है। श्री अरविंदो को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा था हमें बहुत आगे जाना है, अभी सुपर सुपर माइंड, माइंड तक बिल्कुल नहीं पहुंचे। बिल्कुल। विकास होना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, और बहुत जगह मिलेगी। जी तो जरूरी ये है कि आप अच्छा रिसर्च पेपर लिखेंगे तो वहां पैसा वैसा नहीं लगता है, तो जी उसका चयन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि अच्छे जनरल्स कौन हैं, उनके मैनेजिंग एडिटर इत्यादि होते हैं, उनसे मेल से बात करिए, वो अपने टर्म्स कंडीशंस बताते हैं। जी। थोड़ा सा रिसर्च के लोग आजकल इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ये सब हाँ उसमें बिल। करते सर रहना चाहिए। आलोक सर और आदित्य सर, अगर मैंने अपने हिसाब से सारी चीजें रिसर्च एक पेपर कैसे पब्लिश किया जाए, क्या फायदे हैं नुकसान है और कैसे किया जाए,
और पेड अनपेड, हमने सारे विषयों पे अपने हिसाब से सर कवर करने की कोशिश की। आप लोगों को सर ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लगता है जो छूट गया है और अभी आप उसको बताना चाहते हैं सर? देखिए, मैं कहना चाहूंगा अभिनंदन जी जी, जी अगर सर। शोध छात्र कोई है और वो रिसर्च पेपर लिखना चाह रहा है, तो उसके लिखने में जल्दी ना करे। यानी जी मान के चले कि कम से कम मुझे 50 से 100 घंटा उस संदर्भित विषय वस्तु को देना है। आज जी समस्या क्या है कि हम तुरंत लिखना चाह रहे हैं, मतलब आज लिखने का विचार बनाया तो 10-15 दिन में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जो अच्छे रिसर्च पेपर होते हैं वो एक्सटेंसिव स्टडी के बाद आते हैं। तो बहुत जल्दीबाजी ना करें, उसे समय दें, अध्ययन करें, है ना। पहला जी। एक पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दीबाजी आपकी नहीं होनी चाहिए लिखने। हम्म। आलोक सर, आप भी कुछ कहना और चाहें? बाकी बहुत सारी चीजें इसमें बता दी गई। हाँ और चूंकि ये थोड़ा सा नए लोगों के लिए है, तो बिल्कुल वो लोग इस पे ध्यान दें। आगे सीरीज बढ़ेगी तो एक बिल्कुल रिसर्च पेपर का मॉड्यूल बिल्कुल कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे ये बतावें कि एक रिसर्च पेपर को दिखा के यहाँ पे प्रेजेंट बिल्कुल करके बिल्कुल शेयर बिल्कुल। स्क्रीन शेयर करके ये कोशिश करें कि ये ऐसा ऐसा है। और हम लोगों ने कभी जो बात की थी उसमें ये चीजें इंक्लूड इस रूप में है। जी कभी जी आगे की सीरीज में ऐसा बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर अभिनंदन होगा। जी, देखिए मैंने फिर एक वो शब्द का और प्रयोग किया था, क्रिएटिव डिसरप्शन ना, हाँ क्रिएटिव डिसरप्शन। अगर आप जी जी थॉट की फील्ड में करते हो, देखिए अगर आप ये कर लिए तो आलोक जी ने जैसा बोला ना, आप नया कंट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे हम सुकरात के बारे में पढ़ते हैं, सुकरात का शिष्य प्लेटो है, और प्लेटो। प्लेटो को क्यों अरे, महत्व दिया जाता है? क्योंकि उसने सुकरात के सिद्धांतों का खंडन कर दिया। बिल्कुल फिर अरस्तु ने क्या किया? प्लेटो के प्लेटो के। सिद्धांतों का खंडन कर बिल्कुल दिया। तो केवल खंडन नहीं हो रहा है, केवल डिसरप्शन नहीं हो रहा है, बल्कि क्रिएटिवनेस भी है, क्रिएटिविटी भी है। रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बिल्कुल। क्रिएटिव डिसरप्शन कहाँ पे आ सकता है, इसे आपको खोजना है। तो यदि आप ये खोजते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिसर्च पेपर होगा वो अच्छा जर्नल में छपेगा। जी जी। थैंक यू सर, आदित्य सर थैंक यू, आलोक सर थैंक यू चैनल पे आने के लिए। आप लोगों धन्यवाद। के लिए दोनों थैंक सर यू लोग अभिनंदन जी। फिर आगे आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और हाँ, बाकी ये सीरीज अभी आगे चलती रहेगी। और नमस्कार सर, नमस्कार। जो नमस्कार।